डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की क्लास में हम जो एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो पढ़ रहे थे उसको आगे कैरी ऑन करते हुए आज हम देखेंगे कि दो हमने पढ़ा है कि कलर इन ट्रांसैक्शन मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इनको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इसके बाद और एक इनका एप्लीकेशन है जो कि है साइट सिलेक्शन इन स्पाइनल्स। स्पाइनल्स में साइट सिलेक्शन या किस टाइप के स्पाइनल्स बनेंगे वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करता है। ठीक है, आज वो देखेंगे। तो देखेंगे पहले स्पाइनल्स होता क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट के लिए। इसमें एक क्वेश्चन आपको नेट में आता ही है। स्पाइनल्स होता क्या है? स्पाइनल्स क्या है? मिक्सड ऑक्साइड ऑफ द जनरल फार्मूला AB2O4। ए जहां पे होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में या डाइवेलेंट और बी होगा आपका ट्राइवेलेंट। और कॉलेज स्पाइनल्स किसकी? आफ्टर द नेम ऑफ द मिनरल स्पाइनल MgAl2O4। MgAl2O4 एक मिनरल है स्पाइनल, इसकी नाम से ये जो स्पाइनल जो टर्म है वो आया हुआ है। तो यहाँ पे जो Mg है, मैग्नीशियम है, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है और अल्युमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन जनरल स्पाइनल्स क्या हो सकते हैं? इन जनरल स्पाइनल्स आर AB2O4 क्या है? टाइप कॉम्प्लेक्स है। AB2O4 टाइप कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सो स्पाइनल्स क्या है? AB2O4 टाइप कॉम्प्लेक्सेस है। अब यहां क्या है? देखो यहां पे जो हमारा A है ये होगा हमेशा हमारा डाइवेलेंट फॉर्म में होगा और यहाँ जो B है वो ट्राइवेलेंट फॉर्म में होगा। ठीक है, ट्राइवेलेंट मींस ये, बाइवेलेंट मींस ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा और ये ट्राइवेलेंट आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इनकी स्ट्रक्चर की बेसिस पे जब हम देखते हैं तो कि ये स्पाइनल्स होता क्या है। ठीक है, स्पाइनल्स क्या होता है? ये हमारा इनमें जो ऑक्सीजन होता है, स्पाइनल्स में जो ऑक्सीजन है, क्या हमने कहा? AB2O4 टाइप कॉम्प्लेक्सेस है। तो ये जो ऑक्सीजन है स्पाइनल, ये आपकी क्यूबिक क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या बनाता है? ये AB2O4, ये वाला ऑक्सीजन जो है आपका AB, ये क्या बनाता है? आपका क्यूबिक क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर बनाता है ऑक्सीजन। तो क्या होता है? क्यूबिक क्लोज पैकेट में आपका एक ऑक्सीजन फर्दर 12 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो इनकी अरेंजमेंट से यहां क्या बनता है? यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ होल्स बनता है। ठीक है, और एक आपका बनता है यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल होल्स, OH होल्स कहेंगे, और दूसरा जो आपका टाइप्स का होल बनेंगे ड्यू टू दी क्यूबिक क्लोज पैकेट अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन, टेट्रा हाइड्रल होल्स बनेंगे। ठीक है, TD होल्स बनेंगे। होल्स कैसे बनेंगे? यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन की अरेंजमेंट होगा इस तरह, अगर 3 ऑक्सीजन इस तरह, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, तो यहां पे जो होल बनता है ये क्या बनता है? आपका टेट्राहाइड्रल होल। इस तरह अरेंजमेंट होने से आपका यहां पर क्या बनता है? टेट्राहाइड्रल होल बनता है। ऑक्टाहाइड्रल कैसे बनेगा? ऑक्टाहाइड्रल बनेगा आपका अगर नीचे आपका इस तरह क्या होगा? 3 होगा, इसके ऊपर होगा ये। ठीक है, कहां होगा? इसके ऊपर 3 ऑक्सीजन, तो एक नीचे 3 ऑक्सीजन, ऊपर 3 ऑक्सीजन, तो इनके बीच में जो स्पेस बनेगा, ठीक है, इनके बीच में जो एटम होगा इसके ऊपर क्या होगा? ये वाला होगा। तो इन 3 और 3 6 इनके बीच में जो स्पेस बनेगा ये क्या होगा? इसके ऊपर होगा। तो यहां ऐसे अरेंजमेंट में क्या बनता है? आपका ऑक्टाहाइड्रल होल बनता है। ठीक है, तो ये जब क्यूबिक क्लोज पैकेट ऑक्सीजन, ये AB2O4 टाइप में ये ऑक्सीजन क्यूबिक क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर में पैकेट हो जाता है, तो इनकी पैकिंग से यहाँ 2 टाइप्स ऑफ होल्स बनता है, एक टेट्राहाइड्रल होल, दूसरा ऑक्टाहाइड्रल होल। ठीक है, तो हर एक उसमें, हर एक आपकी क्यूबिक पैकेट स्ट्रक्चर में क्या होगा? नंबर ऑफ जो ऑक्टाहाइड्रल साइट होगा, ऑक्टाहाइड्रल होल होगा, वो होगा आपका 4, और नंबर ऑफ
टेट्राहाइड्रल होल्स जो है वो होगा आपका 8। नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल होल्स कितने होंगे आपका 4, और नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल होल्स कितने होंगे 8 होंगे। ठीक है, तो यहां से जब आपका ये क्यूबिक पैकेट क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर में पैक हो जाता है ऑक्सीजन, यहां पे जो होल्स बनता है एक टेट्राहाइड्रल होल्स, एक आपका ऑक्टाहाइड्रल होल्स। ये जो हमारा डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट जो मेटल एटम्स है, मेटल आयंस है, वो इनकी पोजीशन किस साइड में रहता है, ठीक है, या ऑक्टाहाइड्रल होल्स होगा या टेट्राहाइड्रल होल्स में, ये कौन सा है, इधर divalent metal ion occupy the octahedral hole or the trivalent metal occupy the octahedral hole. Depending on this, the position occupied by this divalent and the trivalent ions या metal ions, we have two types of spinels. We have two types of spinels. हमारे पास जो spinels होता है वो इनकी स्ट्रक्चर की ऑक्यूपेशन से हमारे पास दो टाइप का स्पाइनल बनता है। ठीक है, दो टाइप का स्पाइनल बनता है। किसकी वजह से बनता है, ये मेटल आयन कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द, ये साइड सिलेक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। ठीक है, दो है हमारा, इधर ऑक्टाहाइड्रल होल और टेट्राहाइड्रल होल बाय द मेटल आयंस। वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्पाइनल्स। हमारे पास जो है स्पाइनल्स है वो कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। एक हमारा है नॉर्मल स्पाइनल्स, दूसरा है हमारा इनवर्स स्पाइनल्स। दो टाइप के स्पाइनल्स हमारे पास है, एक है हमारा नॉर्मल स्पाइनल्स है, दूसरा है हमारा इनवर्स स्पाइनल है। अब ये नॉर्मल स्पाइनल क्या है और इनवर्स स्पाइनल क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है, नॉर्मल स्पाइनल क्या है या इनवर्स स्पाइनल क्या है। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्पाइनल में स्पाइनल्स हमने क्या कहा, AB2O4 टाइप कॉम्प्लेक्स कहा है। ठीक, ये जो A है हमारा डाइवेलेंट है और ये B हमारा ट्राइवेलेंट है। ठीक है, ये जो A मेटल आयन होगा वो डाइवेलेंट होगा और जो हमारा B होगा वो टेट्राहाइड्रल होगा। तो नॉर्मल स्पाइनल में क्या होगा, ये जो हमारा डाइवेलेंट मेटल एटम्स है वो ऑक्यूपाई करेंगे टेट्राहाइड्रल होल्स। ये जो सारा हमारा जो डाइवेलेंट मेटल आयन होगा वो सारे कहां ऑक्यूपाई करेंगे, टेट्राहाइड्रल होल्स में, और ये जो ट्राइवेलेंट होगा वो सारा ऑक्यूपाई करेंगे हमारा ऑक्टाहाइड्रल साइड, ऑक्टाहाइड्रल होल्स। ठीक है, ये जो डाइवेलेंट मेटल आयन वो कहां ऑक्यूपाई होगा, टेट्राहाइड्रल साइड में, और जो ट्राइवेलेंट होगा वो कहां ऑक्यूपाई करेंगे, हमारा अवेलेबल ऑक्टाहाइड्रल साइड में। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, आर रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा A2+। ठीक है, ये किस साइड में जा रहा है, ये हमारा टेट्राहाइड्रल TET लिखेंगे इसको ऊपर। ठीक है, जो हमारा ट्राइवेलेंट आयन है B3 पॉजिटिव आयन, ये कहां पे जा रहा है, हमारा ऑक्टाहाइड्रल साइड में। ठीक है, और हमारा क्या है यहाँ पे O4 है। ये हमारा डाइवेलेंट मेटल आयन है वो ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा टेट्राहाइड्रल साइड, और हमारा जो ट्राइवेलेंट मेटल आयन है वो हमारा ऑक्टाहाइड्रल साइड ऑक्यूपाई कर रहा है। किसकी केस में कर रहा है, नॉर्मल स्पाइनल की केस में। ठीक है, अब हम देखेंगे इनवर्स स्पाइनल में क्या होता है। इनवर्स स्पाइनल में क्या होगा, फॉर्मूला हमारा क्या होगा, AB2O4। ठीक है, A जो है हमारा डाइवेलेंट है +2, B जो है हमारा ट्राइवेलेंट आयन है। ठीक है, यहां क्या होगा, यहां पे डाइवेलेंट मेटल आयन क्या पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे और ट्राइवेलेंट क्या करेंगे। ठीक है, हमारा यहां पे जो इसमें से ट्राइवेलेंट
डाइवेलेंट मेटल हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ A+2 एंड हाफ ऑफ B+3। इसमें से आधा A+2 डाइवेलेंट मेटल आयन का हाफ और ट्राइवेलेंट मेटल आयन का हाफ हमारा ये दोनों ऑक्युपाई करेंगे उल्टा ऑक्ट्राहाइड्रल होल्स या ऑक्ट्राहाइड्रल साइड्स। पहले क्या हुआ था, जो डाइवेलेंट मेटल आयन नॉर्मल में क्या हुआ था, टेट्राहाइड्रल होल। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हमारा ए आयन है, ठीक है, ए आयन पूरा हाफ दी, यहाँ पे जो डाइवेलेंट आयन है ऑल ऑफ द A+2 divalent metal ion and half of the trivalent metal ion occupy octahedral side। और जो हमारा जो ट्राइवेलेंट मेटल आयन होगा वो हमारा टेट्राहेड्रल साइड में ऑक्युपाई होगा। कहां होगा, टेट्राहेड्रल साइड में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, इनवर्स है, इसका क्या है, इनवर्स है। नॉर्मल पैनल में हमारा डाइवेलेंट मेटल आयन टेट्राहेड्रल होल्स में, ट्राइवेलेंट ऑक्टाहेड्रल होल में। इसका रिप्रेजेंटेशन A2 प्लस टेट्राहेड्रल साइड में, B3 प्लस ऑक्टाहेड्रल साइड में, ठीक है। यहां क्या होगा, जो तमाम जो ऑल दी डाइवेलेंट मेटल आयन +2 एंड हाफ ऑफ द ट्राइवेलेंट मेटल आयन विल ऑक्युपाई ऑक्टाहेड्रल साइड एंड the trivalent metal ion will occupy tetrahedral side। इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इनवर्स spinels are represented as, अब क्या होगा, अब यहां पे क्या होगा, हमारा जो हमारा ट्राइवेलेंट मेटल आयन है B3 प्लस, ये कहां जा रहा है, हमारा टेट्राहाइड्रल साइड में जा रहा है। कहां जा रहा है, टेट्राहाइड्रल साइड में। और हमारा जो A+2 है और हमारा हाफ ऑफ B+3 ये कहां ऑक्युपाई कर रहा है, हमारा ऑक्टाहाइड्रल साइड, ठीक है। और हमारा O4। तो ये क्या है, नॉर्मल स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल में डिफरेंशिएशन। नॉर्मल स्पाइनल का इनवर्स हो रहा है, हमारा लगभग इनवर्स हो रहा है इनवर्स स्पाइनल में, ठीक है। A+2 tetrahedral side, B+3 octahedral side in case of normal spinal, whereas in inverse spinal all the B3 half of the B3 positive ion, yeah, trivalent metal ion will occupy tetrahedral side. On the other hand, all the divalent and half of the trivalent metal ion will occupy the octahedral side। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्मल स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल, ये दोनों क्या होता है। अब आप देखते हैं कि हम जो हमारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो कैसे एक्सप्लेन करता है नॉर्मल स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में आपको क्वेश्चन आता ही है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। प्रेडिक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पाइनल्स। स्पाइनल्स का स्ट्रक्चर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ रूल्स है कि जिसे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि ये हमारा नॉर्मल स्पाइनल है या हमारा इनवर्स स्पाइनल है। नॉर्मल स्पाइनल्स में क्या होगा, देखो पहले हम नॉर्मल स्पाइनल्स में क्या होगा, ये जो है वो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल स्पाइनल में क्या होगा, हमारा जो क्रिस्टल फील्ड CFSE जो है, जब हम ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल जो हम मेटल आयन से साइट ऑक्यूपेशन के बाद हम देखेंगे कि किस साइड में, either in the octahedral field or the tetrahedral field, किस केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, और उसी जहां पे भी जिस केस में भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा वो क्या बनेंगे, स्ट्रक्चर बनेंगे। नॉर्मल केस में क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड ऑफ B3 पॉजिटिव आयन जो हमारा ट्राइवेलेंट मेटल आयन है इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड।
अगर हमारे B3 आयन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में क्या होगा, उसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा बाकी केसेस से क्या क्या है, देन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ B3 पॉजिटिव आयन इन टेट्राहाइड्रल फील्ड। टेट्राहाइड्रल फील्ड से B3 पॉजिटिव आयंस की पोजीशन क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी B3 आयन से कम होगा, ठीक है। इन केस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल फील्ड B3 आयंस की क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज्यादा होगा। और किससे होगा हमारा ये केस ज्यादा होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ A2 पॉजिटिव आयंस इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड। A2 पॉजिटिव आयन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में होगा तो उससे भी ज्यादा हमारा B3 आयन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। और किससे ज्यादा होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ A2 पॉजिटिव आयंस इन टेट्राहाइड्रल फील्ड। ये वाला केस अगर आपको प्रूव हो रहा है, जब आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद अगर आपका ये वाला केस आ रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी of B3 positive ion in octahedral field is more than these three, then means your spinal is normal spinals. Inverse spinal में क्या होगा, इनवर्स स्पाइनल में क्या होगा, आपका जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ, यहां पे क्या होगा, A2 पॉजिटिव आयन इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड, A2 पॉजिटिव आयंस की जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा ऑक्टाहाइड्रल फील्ड, वो ज्यादा होगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ A2 पॉजिटिव आयंस इन टेट्राहाइड्रल फील्ड से, ठीक है। या किससे ज्यादा होगा, B3 आयंस की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ B3 प्लस आयंस इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड से ज्यादा होगा। या किससे ज्यादा होगा ये वाला एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ B3 प्लस आयंस इन टेट्राहाइड्रल फील्ड। किससे ज्यादा होगा, टेट्राहाइड्रल फील्ड से हमारा ये वाला केस ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा जो है कंडीशंस है कि हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की कैलकुलेशन से हम कैसे बता सकते हैं कि ये हमारा नॉर्मल स्पाइनल है, ये हमारा इनवर्स स्पाइनल है, ठीक है। तो इससे हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं, वहां से आपको और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम Mn3O4 ये हमारा एक स्पाइनल है, Mn3O4। ये जो है एग्जिस्ट करता है कैसे, एग्जिस्ट इज Mn2O4। इसमें जो मेटल आयन है, जो हमने कहा है कि हमारे पास स्पाइनल जो है AB2O4 है, ये जो A और B है ये दोनों मेटल आयन इधर बी सेम, या तो एक जैसा भी हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए कि ये दोनों मैग्नीज ही है। ये जो A है या B है, डाइवेलेंट एक मेटल आयन इन बोथ कैन एग्जिस्ट इन बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है और वही मेटल आयन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये A भी वही मेटल हो सकता है या B भी वही मेटल हो सकता है, ठीक है। ये हमारा Mn3O4 एग्जिस्ट कर सकता है, Mn2O4। अब हम देखते हैं इनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि किस कंडीशन में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो उसी की बेसिस पे हम बता सकते हैं
कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसका भी ज्यादा होगा तो हमारा वही स्पैनल बनेंगे। यहाँ जो मेटा ये वाला Mn+2 में एग्जिस्ट करेंगे, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। पहले हम इस Mn+2 का ऑक्सीडेशन जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ बोथ ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल साइड। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीज+2 है। ठीक है, यहां पे हम एक साइड में ऑक्टाहाइड्रल फील्ड लगाते हैं, दूसरे साइड में हम क्या लगाते हैं, टेट्राहाइड्रल फील्ड लगाते हैं। ठीक है, आपको पता है ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में कैसे स्प्लिट होता है डी ऑर्बिटल, T2g ईच। ठीक है, टेट्राहाइड्रल साइड में कैसे होगा, इसका इनवर्स होगा, Eg T2g। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, ऑलरेडी हमने डिस्कस करके आ चुके हैं। तो Mn2 में हमारा जो नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कितना रहेंगे, 5 रहेंगे। ठीक है, क्योंकि दो जो हमारा वैलेंस जो शेल इलेक्ट्रॉन है वो दो बाहर जा चुके हैं। ठीक है, तो यहां क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 हमारा इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड रहेगा। यहां पे भी क्या रहेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका एनर्जी जब हमने देखा था डिसोसिएशन कैसे हो रहा था, इसका एनर्जी कितने पॉइंट से आगे जा रहा है और इसका एनर्जी कितने पॉइंट से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये 0.4 से नीचे आ रहा था और ये 0.6 से एबोव जा रहा था, इसका एनर्जी इंक्रीज हो रहा था। यहां पे क्या होगा, इसका उल्टा होगा, 0.6 डेल्टा नॉट से ये नीचे आ रहा है, 0.4 से ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 0 पॉइंट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 2g मीन्स 3 प्लस, ठीक है, ये माइनस आएंगे, 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द Eg ऑर्बिटल, 43 माइनस 1.2 प्लस 0.6 मीन्स आपका 1.2। देयरफॉर यहां पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है इन केस ऑफ Mn2 पॉजिटिव ऑक्टाहाइड्रल में। टेट्राहाइड्रल में देखेंगे माइनस 0.6 into number of electron in Eg orbital 2 plus 0.4 into number of electron into 2g orbital 3 means minus 1.2 plus 1.2 means यहां भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिए, अगर Mn2 हमारे बोथ केस में either it is in octahedral field or tetrahedral field, हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन energy of Mn2 plus in octahedral field is equal to 0। ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल फील्ड। ठीक है, हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इन इधर लिख के रखते हैं, ऑक्टाहाइड्रल फील्ड इज इक्वल टू 0, टेट्राहाइड्रल फील्ड इज इक्वल टू 0। किसका, Mn2 प्लस का। Mn2 प्लस का हमने पोजीशन देखा कि वो बोथ टेट्राहाइड्रल साइड इधर इन द ऑक्टाहाइड्रल फील्ड और द टेट्राहाइड्रल फील्ड हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे Mn3 प्लस का। Mn3 प्लस का अब हम देखेंगे Mn3 प्लस का। ठीक है, Mn3 प्लस का, इसका हमारा हो गया ये 0 आ गया। अब हम इस Mn3 प्लस का ट्राइवेलेंट मेटल आयन का देखेंगे। अब यहां हमारे ये बन गया D4 सिस्टम। डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखेंगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इधर 2, एक इधर 3, एक इधर 4, एक ऑर्बिटल हमारा वैकेंट रहा। सिमिलरली एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे।
नहीं, एक दो इधर दो इधर, ठीक है। अब देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितना आता है। यहाँ पे क्या हो, -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1, ठीक है। -1.2 प्लस 0.6, यहाँ पे क्या रहा आपका 0.6। देखो आपको इससे पहले भी एक कंफ्यूजन हुआ था कि ये माइनस माइनस जो है वो है शो करता है डिक्रीज इन द एनर्जी। इसका वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये क्या कर रहा है कि डिक्रीज इन द वैल्यू शो कर रहा है कि इस ऑर्बिटल का एनर्जी नीचे आ रहा है, ठीक है। इसका एनर्जी नीचे आ रहा है, तो आपका ये कितना कैलकुलेट हुआ, 0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम टेट्राहाइड्रल की केस में देखा था, स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू -0.6 प्लस इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 2 डेल्टा नॉट। ये तो आपको इमेज रहेगा -1.2 प्लस 0.8 क्या रहेगा आपका 0.4 डेल्टा डेल्टा रहेगा इधर नॉट में, ठीक है। तो ये देखो अब आपका सारा केस आ गया, ठीक है। अब आपका केस कैसे बन गया, देखो Mn2 प्लस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपका क्या आ रहा था ऑक्टाहाइड्रल केस या टेट्राहाइड्रल में। ऑक्टाहाइड्रल में ये आ रहा था आपका 0, टेट्राहाइड्रल में क्या आ रहा था आपका 0। सेकंड केस में Mn3 प्लस, ऑक्टाहाइड्रल केस में क्या आ गया आपका 0.6, टेट्राहाइड्रल में क्या आ गया आपका 0.4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे की जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है, वो क्या है हमारा 0.6 है। किसकी केस में, जब हमारा Mn3 पॉजिटिव आयंस ऑक्टाहाइड्रल साइड में एग्जिस्ट करता है, ऑक्टाहाइड्रल साइड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि ये वाला स्पाइनल क्या होगा, नॉर्मल स्पाइनल होगा। क्या होगा, नॉर्मल स्पाइनल होगा, ठीक है। अगर यहीं पे अगर Mn2 पॉजिटिव का ऑक्टाहाइड्रल साइड में आ जाता तो क्या होता, आपका ऑक्टाहाइड्रल साइड में आ जाता, या इसका Mn3 का आपका टेट्राहाइड्रल साइड में आ जाता, इनवर्स स्पाइनल हो जाता, या Mn2 का क्या हो जाता, टेट्राहाइड्रल में सबका ज्यादा आता तो आपका क्या हो जाता, ये आपका इनवर्स स्पाइनल में चला जाता है, ठीक है। तो ये है आपका आज का जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मींस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमने क्या कहा, हमने निकाला कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे स्पाइनल्स को वेदर इट इज नॉर्मल स्पाइनल्स और इनवर्स स्पाइनल कैसे आइडेंटिफाई करने में मदद आता है। आज हमने वो डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट में क्वेश्चन आता ही है, तो इसको ध्यान से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देते हैं, आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक है। नॉर्मल स्पाइनल का हम कुछ देखते हैं, नॉर्मल स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल का कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, फिर उसको आपको क्या करना है, देखना है कि उस बेसिस पे कैलकुलेट करके आता है या नहीं आता है, ठीक है। नॉर्मल स्पाइनल का अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो इसमें हमें आता है Mn3O4 का, Mn3O4 का, जिसे हमने अभी कैलकुलेट करके देखा है। ZnFe2O4, ZnFe2O4 ये भी क्या है, नॉर्मल स्पाइनल है, ठीक है। इसके बाद आपका जो होता है FeCr2O4, ये क्या है आपका नॉर्मल स्पाइनल का एग्जांपल है। इनका आप क्या कहें, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करके देखना है कि ये नॉर्मल स्पाइनल है या नहीं। इनवर्स स्पाइनल की जब हम बात करते हैं तो इनका एग्जांपल लगता है Fe3O4, और दूसरा आपका क्या है इसमें COFeO4, कोबाल्ट Fe2O4, और ये आपका NeFe2O4, NeFe2O4, ठीक है। तो ये क्या करना है आपको, यहां देखना है कि ये वाला इनवर्स स्पाइनल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करके होता है या नहीं, ये आपको
देखना है, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेट करके अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बताना। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा थर्मोडायनामिक्स एंड स्ट्रक्चरल इफेक्ट। क्या है हमारा? थर्मोडायनामिक्स एंड स्ट्रक्चरल इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा एक टॉपिक है, इसको हम टच करके जाते हैं। थर्मोडायनामिक एंड स्ट्रक्चरल इफेक्ट। थर्मोडायनामिक एंड स्ट्रक्चरल इफेक्ट, ठीक है। इससे होता क्या है देखो। अब क्या होता है, आपकी डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाता है व्हेन लिगेंड अप्रोच टू द मेटल आयन। जब लिगेंड मेटल आयन को अप्रोच करता है तो क्या हो जाता है, आपकी डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाता है। तो उसकी वजह से आपकी जो कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनामिक और स्ट्रक्चरल में बहुत चेंजिंग आ जाता है, इफेक्ट करता है आपकी ट्रांसैक्शन मेटल कॉम्प्लेक्स पे। बोथ थर्मोडायनामिक एंड structural properties of metal complex will be affected by splitting of d orbitals। डी ऑर्बिटल जब आपकी लिगेंड अप्रोच करता है मेटल आयंस पे तो उनकी डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है। हमने देखा कैसे स्प्लिट हो रहा है। तो उसकी स्प्लिटिंग की वजह से आपकी मेटल कॉम्प्लेक्स की बहुत थर्मोडायनामिक एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज में क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है, ठीक है। तो वही उसी क्रिस्टल जो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्ट्रक्चरल इफेक्ट की मैग्नीट्यूड को magnitude of thermodynamic and structural properties changing can be detected by क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कि आपकी थर्मोडायनेमिक और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज में कितना चेंज आया है ड्यू टू द अप्रोच ऑफ, ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। और क्या कहता है कि आपकी थर्मोडायनेमिक और स्ट्रक्चरल इफेक्ट में कितना चेंज आता है, ये वो बता सकता है, ठीक है। तो ये जो थर्मोडायनेमिक है, जो थर्मोडायनामिक जो इफेक्ट है, वो आपका बेस्ट जो एक्सप्लेन कर सकता है वो आपका हाइड्रेशन एनर्जी या लेटिस एनर्जी आपका इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। ये जो थर्मोडायनामिक इफेक्ट है ना आपका, ये जो आपका थर्मोडायनामिक इफेक्ट है वो आपका हाइड्रेशन एनर्जी, जो चेंज इन हाइड्रेशन एनर्जी से आप इस थर्मोडायनामिक इफेक्ट की चेंजेस को शो कर सकता है, ठीक है। कैसे आपका, या क्योंकि ये थर्मोडायनामिक जो जैसे हीट एनर्जी, जो हाइड्रेशन एनर्जी वो क्या है, एक्सोथर्मिक एनर्जी है। एक्सोथर्मिक एनर्जी जब आपकी मेटल कॉम्प्लेक्स का हाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एक मेटल कॉम्प्लेक्स है एम है, आपका इसका हाइड्रेशन हो जाता है तो आपका कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, H2O6। ये ऐसा आपका क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, ठीक है। Mg2+, ये जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रेशन एनर्जी मींस मेटल के क्या हो रहा है, हाइड्रेट हो रहा है। ये क्या है आपका एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस यहां से आपको हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम इसका जो एंथैल्पी वैल्यू देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ट्रांसैक्शन सीरीज का देखते हैं, ठीक है। तो आपका इसका एनर्जी डायग्राम जो रहता है, जो हाइड्रेशन एनर्जी यहां पे क्या रहेगा, आपका हाइड्रेशन एनर्जी रहेगा, यहां आपका
एटॉमिक नंबर या मास नंबर एक रहेगा, ठीक है। तो यूजुअल ट्रेंड क्या रहता है, ठीक है, आपका जब अलोंग द रो आप आगे चलता जाता है, ठीक है, आपका फर्स्ट ट्रांसैक्शन इनमें फॉर एग्जांपल आप कैल्शियम से स्टार्ट करते हैं, कैल्शियम से जब आप जाते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तक, तो यूजुअली आपके क्या होना चाहिए, जो इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एनर्जी है या जो एनर्जी है वो इंक्रीज होता जाना चाहिए, ठीक है, इंक्रीज होना जाना चाहिए। लेकिन जो ट्रेंड आता है, ठीक है, यूजुअली आपका तो ट्रेंड जो है इस तरह आता है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए आपका हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजिंगली एक्सोथर्मिक होना चाहिए। आप जब कैल्शियम से जिंक की ओर जाता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तक जब आप अलोंग द रो मूव करता है, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है आपका जो ओवरऑल जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज रहता है वो इंक्रीज होता जाता है आपका अलोंग द रो, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब आप यहां से इंक्रीज करते जाता है तो आपका जो यूजुअल ट्रेंड जो रहता है वो ऐसा कुछ आता है, ठीक है, यहां पे आपका कैल्शियम रहता है, V2 पॉजिटिव आयन रहता है, ठीक है, यहाँ पे टाइटेनियम 2 पॉजिटिव रहेगा, क्रोमियम होगा आपका V2 पॉजिटिव, यहाँ आपका क्रोमियम, फिर यहाँ पे जाके आपका Mn2 पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो आयरन रहेगा यहाँ कुछ आपका कोबाल्ट, निकल, फिर आपका कॉपर, यहाँ से आपका यहाँ पे जाते जाते क्या होता है जिंक तक पहुंच जाता है, ठीक है, जिंक तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्या है देखो आपका यूजुअल ट्रेंड जो एक्सपेरिमेंटल है वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब हमने देखा तो यहाँ पे क्या बन रहा है, दो हम बन रहे हैं, यहाँ पे एक हम बन रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे हम बन रहा है, एक यहाँ पे हम बन रहा है। यूजुअल जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ट्रेंड होना चाहिए वो सीधा इस तरह जाना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे जो हम एक्चुअल जो लाइन की बात करते हैं तो वहां पे हमारा क्या रहा है, तीन जो एलिमेंट कैल्शियम, मैग्नीज और जिंक, ये तीन हमारा जो एक्चुअल उस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंटली हम थर्मो केमिकल साइकिल से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब होगा, अब क्या है देखो यहाँ पे ये जो कैल्शियम है, मैग्नीज है, जिंक है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपका बोथ T2G ऑर्बिटल एंड Eg ऑर्बिटल क्या हो रहा है, इनमें कंप्लीटली फिल्ड रहता है, ठीक है। यहां पे फिर क्या होगा, यहां फिर आगे जाके Eg ऑर्बिटल में होगा, यहां पे क्या होगा, पहले T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल अप होंगे। जब हमने देखा था तो स्ट्रक्चर की T2G ऑर्बिटल पे इफेक्ट कम पड़ रहा था, लेकिन जब Eg ऑर्बिटल में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन फिल अप करने से क्या हो रहा था, जो ओवरऑल जो इफेक्ट है वो बढ़ रहा था। क्यों, क्योंकि जब हमने देखा था ये अलोंग द एक्सिस था, इसका जो डायरेक्शन था अलोंग द एक्सिस था, ये क्या था, इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा था। इन बिटवीन द एक्सिस आने पे इन पे जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्स कम पड़ता था, Eg पे ज्यादा पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप यहाँ से फिल अप करते जाते हैं, टाइटेनियम में क्या हुआ आपका T2G में ऐड होता है, विनेडियम में, क्रोमियम में, मैग्नीज में आके आपका दोनों में हुआ था और ऊपर इसका एनर्जी चला गया। अब जब नीचे आ गया आयरन में, क्योंकि T2G में ऐड होना है, ठीक है, कोबाल्ट में, T2G में, यहाँ पे निकल में, T2G में, कॉपर में, फिर जिंक में जाके फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि Eg और कॉपर और जिंक में Eg में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके वैल्यूज में चेंज आ रहा है, ये आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आराम से एक्सप्लेन करता है, ठीक है, कि Eg में इलेक्ट्रॉन ऐड होने से क्रिस्टल फील्ड एनर्जी पे क्या होता है, और T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलअप होने से क्या होता है, आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, ठीक है,
आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द differences between the measured and calculated values of hydration energy. तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है for the difference between the measured and the calculated values of hydration energy, both hydration and hydration energy. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो थर्मोडायनेमिक इफेक्ट है वो हाइड्रेशन एनर्जी की चेंजिंग से बेस्टली हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका स्ट्रक्चरल इफेक्ट है. ठीक है, स्ट्रक्चरल इफेक्ट. तो इसमें हमारा जो बेस्टली जो एक्सप्लेन कर सकते हैं वो है हमारा चेंज इन द आयोनिक रेडियस. आयोनिक रेडियस में कैसे चेंज होता है. यहाँ पे जो आयोनिक रेडियस वर्सेस इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर का ग्राफ जो फर्स्ट हमारा ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के लिए दिया है, यहाँ पे जो हम जो डैश लाइन है, ठीक है, ये जो हम ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है. ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में क्योंकि क्रोमियम जो है और हमारा कॉपर जो है वो ठीक से ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स यूजुअली बनाता नहीं है. ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को क्या है हमने सर्कल से डिनोट किया है. ठीक है, इसमें हमारा एक Cu2 पॉजिटिव आयन है और हमारा Cr2 पॉजिटिव आयन है. ये दोनों है डस नॉट ट्रूली फॉर्म ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस है. ये दो है जो ट्रूली हमारा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते हैं. एक हमारा क्रोमियम 2 पॉजिटिव आयन है, दूसरा हमारा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है. ठीक है, दूसरा जो जनरल बिहेवियर ये जो डैश लाइन हमने शो किया है ये है चेंज इन द एटॉमिक रेडियस. ये हमने एटॉमिक रेडियस की बिहेवियर की चेंजिंग इन द बिहेवियर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट by predicted on the basis of screening and the variation in the effective nucleus charge. जो कैल्शियम से जब हम देखते हैं तो along the row जब हम जाता है तो क्या होता है, आगे हम जब जितना आगे along the row चला जाता है तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या हो जाता है, ऐसा ऐसा कम होते जाता है. तो हमारा आयनिक रेडियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. लेकिन जब हम देखते हैं तो ये यहाँ पे जो हम रेगुलर ट्रेंड की जो बात करता है वो नहीं हो रहा है. यहाँ कुछ हमारा कभी हमारा नीचे आ रहा है और कभी फर्दर नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है. ठीक है, कभी और भी नीचे आ रहा है. तो ये होता क्यों है. ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स जो स्ट्रक्चरल इफेक्ट है वो कैसे एक्सप्लेन करता है. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कैल्शियम से, यही जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी यहाँ पे भी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब हम देखते हैं टाइटेनियम, कैल्शियम से टाइटेनियम से विनेडियम पे आता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की फिलअप रहता है वो हमारा T2g ऑर्बिटल में रहता है. कहाँ पे रहता है, T2g ऑर्बिटल में. ठीक है, फिर यहाँ पे कैल्शियम से स्केंडियम, फिर टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम यहाँ पे T2g ऑर्बिटल में फिलअप हो रहे हैं. मींस इसका एनर्जी क्या हो रहा है, जो आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज होता आ रहा है. कैल्शियम से टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम से फिर यहाँ से थोड़ा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या चला जाता है, हमारा Eg ऑर्बिटल में चला जाता है. फिर मैग्नीज पे जब आता है तो हमारा बोथ T2g ऑर्बिटल और Eg ऑर्बिटल क्या रहता है, फिलअप रहता है. मींस यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जो फोर्स रहेगा वो ज्यादा रहेगा. तो जो यहाँ पे हमारे जो हमने थ्योरेटिकल लाइन जो ड्रॉ किया था मैग्नीज का, वहां तक जा पहुंचता है. ठीक है, फिर जब हम आयरन पे आता है, आयरन पे फिर हमारा T2g ऑर्बिटल में, कोबाल्ट में, निकल में, फिर जब कॉपर पे जाएगा तो Eg, फिर जिंक में, फिर क्या होता है T2g से होते हुए हमारे Eg ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलअप हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड आता है जो आयनिक रेडियस की जो चेंजिंग वाला ट्रेंड है वो यहाँ पे आके यहाँ जो चेंजिंग होता है ड्यू टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द Eg ऑर्बिटल. as we know that the Eg orbital are directed towards the along the axis of the ligand.
whereas the T2G orbital are lying in between the axis, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रो रिपल्शन ज्यादा है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा क्रिस्टल फील्ड जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चरल वेरिएशन है, स्ट्रक्चरल इफेक्ट in the ionic radius of this element is bestly explained by crystal field stabilization energy, ठीक है। तो यहां पे आपका थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रक्चरल इफेक्ट कैसे स्ट्रक्चरल और थर्मोडायनेमिक्स में चेंज आता है वो यहां पे एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग आपका सारा जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेस्ड टॉपिक्स है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक और टॉपिक हमारा बचता है, वो है हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो एक टॉपिक बीच में, हाँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने डिस्कस किया था। दूसरा एक है टॉपिक निफ्लोजोटिक इफेक्ट, निफ्लोजोटिक इफेक्ट, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। फिर आज का टॉपिक इतना, जो हमारा नेफ्लोजोटिक सीरीज है, ठीक है, वो एक हमारा लिस्ट ऑफ लिगेंड्स और मेटल आयंस है, ऑर्डर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ निफ्लोजोटिक इफेक्ट। यहाँ पे जो एक और टर्म आता है निफ्लोजोटिक इफेक्ट, ठीक है, NEPHELAU, निफ्लोजोटिक इफेक्ट, ठीक है। ये जो सीरीज जो है वो हमारा, जिस तरह हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा था, उसी तरह एक सीरीज है, लिस्ट ऑफ लिगेंड्स और द मेटल आयन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द निफ्लोजोटिक इफेक्ट। ये जो निफ्लोजोटिक इफेक्ट क्या है, ठीक है, निफ्लोजोटिक इफेक्ट रेफर्स टू ए डिक्रीजिंग राका पैरामीटर, ठीक है। राका पैरामीटर डिनोटेड बाय बी। राका पैरामीटर क्या है? A measure of inter-electronic repulsion that occurs when a free transaction metal ion form a complex with the ligand। जब हमारा एक फ्री मेटल आयन लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रिपल्शन में क्या हो जाता है, उसका एक मेजर है, ठीक है। उससे हम कहते हैं राका पैरामीटर की इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मेजर है कि जब आप फ्री मेटल आयन लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को क्या होता है, ठीक है। द रिडक्शन ऑफ बी, जो हमारा रेका पैरामीटर है, जब हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनाता है लिगेंड, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है मेटल आयन के साथ, तो पहले मेटल आयन में क्या है, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब ये लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स करता है तो क्या रहता है, ये मेटल आयंस, जो मेटल का इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड के साथ क्या हो जाता है, डी लोकलाइज हो जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल आयन का इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड में मूव कर सकते हैं, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन मेटल की ओर आता है, मेटल के आयन लिगेंड की ओर जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या रहता है, डिलोकलाइजेशन रहता है, एक जगह से लोकलाइज रहता है, डिलोकलाइज रहता है, शेयर हो जाता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसकी जो राका पैरामीटर है, उसकी जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो कम हो जाता है, ठीक है। वही रिडक्शन जो राका पैरामीटर में फ्रॉम इट इज फ्री आयन वैल्यू इज नॉर्मली रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ निफ्लोजोटिक पैरामीटर। कितना इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन द मेटल आयन आफ्टर कॉम्प्लेक्सेशन, कितना रिडक्शन होता है, वो मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ निफ्लोजोटिक पैरामीटर, जिससे हम यूजुअली बीटा से क्या करता है, डिनोट करता है, बीटा से डिनोट करता है। तो मैथमेटिकली बीटा इज इक्वल टू बी कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय बी फ्री आयन, ठीक है। बी मींस आपका राका पैरामीटर की कॉम्प्लेक्स में कितना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मेजरमेंट है और हमारे फ्री आयन में कितना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, ठीक है। और ये हुई जो बी का वैल्यू है, इसका वैल्यू जो है, जो बीटा है, निफ्लोजोटिक पैरामीटर है, ठीक है, डिपेंड करता है, वैल्यू डिपेंड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ मेटल आयन एंड द लिगेंड। और जो हमारा नेफ्लोजोटिक पैरामीटर है, इसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है बोथ आइडेंटिटी ऑफ मेटल आयन एंड द लिगेंड, ठीक है। तो एक हम सीरीज देखते हैं कि जो बी का है, नेफ्लोजोटिक पैरामीटर का स्ट्रेंथ कैसे हो जाता है, हम कुछ लिगेंड के लिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रोमो है, ठीक है,
इसका कम है हमारा साइनेट से, इसका कम है हमारा क्लोरीन से, फिर हमारा कम है ज्यादा है NH3 से, फिर हमारा HNH2 और हमारा सबसे स्ट्रेंथ ज्यादा है हमारा फ्लोराइड में। ठीक है, तो ये बीटा का वैल्यू है, निफ्लोजोटिक पैरामीटर का वैल्यू है, वो डिपेंड करता है बोथ द आइडेंटिटी ऑफ मेटल एंड द लिगेंड। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ लिगेंड है कि ये बीटा का वैल्यू मींस आपकी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, आपका डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। ठीक है, यहां आप देखेंगे यहाँ ब्रोमीन सबसे नीचे है, फ्लोरीन सबसे आगे है। तो क्या होगा, ब्रोमो में क्या होगा आपका, इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज बहुत छोटा है। जब ब्रोमो कॉम्प्लेक्स में क्यों बीटा सबसे कम आ रहा है, क्योंकि ब्रोमीन का जो साइज है वो सबसे बड़ा है और हमारा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन के लिए मोस्ट फिजिबल एटमॉस्फेयर हमारे ब्रोमो कॉम्प्लेक्स में है देन इन द फ्लोरो कॉम्प्लेक्स। देयरफॉर ब्रोमो कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे कम हमारा बीटा का वैल्यू है, बी का वैल्यू है। और हमारा अगर यही हम एक फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स में देखें तो वो क्या है, सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हम एक वो लेते हैं, जो एग्जांपल लेते हैं NiF4 NiF6 4 नेगेटिव, ये है हमारा फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स। इसकी अगर हम राका पैरामीटर देखें तो ये है आपका 843 सेंटीमीटर। यही ये क्या है, फ्लोरो कॉम्प्लेक्स है। इसी अगर हम ब्रोमो कॉम्प्लेक्स में देखें तो NiBr6 4 माइनस NrBr4 2 माइनस, इसका अगर हम राका पैरामीटर की वैल्यू देखें तो ये हमारा आता है अराउंड 600 सेंटीमीटर इनवर्स, 600 सेंटीमीटर इनवर्स। यहीं से पता चलता है कि हमारा ब्रोमो कॉम्प्लेक्स का क्या है, राका पैरामीटर बहुत कम है एज कंपेयर टू हमारा फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पता है कि ब्रोमीन का क्या है, साइज बड़ा है और मोर यहाँ क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो जिस तरह हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा था उसी तरह हमारा एक टॉपिक बचा था निफ्लोजोटिक सीरीज। तो इसके साथ आज हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है और लगभग हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे दूसरा टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।